हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीड्स। तो आज के इस वीडियो में हम अगेन आरयूएचएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फॉर योर अपकमिंग आरयूएचएस राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आज के इस वीडियो में हम अगेन 25 एमसीक्यूज और 25 पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पे फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आपके एग्जामिनेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसे कि हमने आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में 2023 के क्वेश्चन सॉल्व करे थे और आज के सेशन में हम आपके आरयूएचएस के 2022 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं उसी क्वेश्चंस को हमने बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन रखा है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर से आपको ये एक आइडिया लग जाता है कि आपको किस टाइप के एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको किन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चंस आपको किस टॉपिक से आपको पूछा जाएगा। तो इन तक जरूर देखिए इस वीडियो को, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और जो भी हमने हमारे क्वेश्चंस में हमने सोल्यूशन दिया है, आपको अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन में जो आंसर हमने दिया है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, आपको इनकरेक्ट लग रहा है तो आप हमें कमेंट करिए। और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। विच वन इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। अब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है? जो नेचुरली डिग्रेड हो जाए, तो वो पॉलीमर होता है आपका नायलॉन 2, नायलॉन 6। ये आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। जो रिमेनिंग है बुना एस, नायलॉन 6, नायलॉन 6, ये आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। अब नायलॉन 2, नायलॉन 6 किस तरीके से बनता है? तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। ये फॉर्म होता है कोपोलराइजेशन ऑफ ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड से नायलॉन 2, नायलॉन 6 बनता है। तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नायलॉन 2, नायलॉन 6 जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। नेक्स्ट, The formation of cyanohydrin from propanone is which type of reaction? अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें प्रोपेनॉन को साइनोहाइड्रिन फॉर्म हो रहा है, तो हमें ये बताना है कि कौन सी टाइप की रिएक्शन है। यानी यहाँ पर कीटोन फैमिली से ये कंपाउंड लिया गया है जो कि है प्रोपेनॉन। तो किस तरीके से होगा इसका कंपाउंड? CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। तो ये हो गया आपका प्रोपेनॉन और इसको आपको HCN से रिएक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो H है ये पॉजिटिव है एंड Cn माइनस होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन पर अटैच हो जाएगा और ये कार्बोनिल कंपाउंड जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर साइनाइड जाकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये कंपाउंड आपका कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा CH3 C बॉन्ड OH और यहाँ पर आपका Cn आ जाएगा और यहाँ पर आपका CH3। तो ये आपका कंपाउंड होता है साइनोहाइड्रिन। और ये जो रिएक्शन होती है ये होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि यहाँ पर देखें न्यूक्लियोफाइल को हम ऐड कर रहे हैं, तो इसीलिए इस रिएक्शन को कहते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन विसिनल डायहालाइड। तो हमें इस ऑप्शन में पूछा गया है कि विसिनल डायहालाइड हमें किस ऑप्शन में दिया गया है। अब देखिए डायहालाइड जो होते हैं ये आपके टू टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है विसिनल डायहालाइड और एक होता है जेमिनल डायहालाइड, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जेमिनल डायहालाइड क्या होता है। जेमिनल डायहालाइड जिसमें आपके सेम कार्बन पर हालाइड्स ग्रुप अटैच हो, कुछ इस तरीके से देखिए CH3 मान लीजिए कोई कंपाउंड है तो यहाँ पर आपका सेम कार्बन से हालाइड ग्रुप्स अटैच हो गए। ये Cl भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन, कुछ इस तरीके से। अब विसिनल डायहालाइड क्या होते हैं? जिसमें आपके सेम कार्बन पर नहीं बल्कि एडजेसेंट कार्बन पर आपके हालाइड ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर अब मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पर एडजेसेंट कार्बन पर मान लीजिए ब्रोमीन ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1,2 डाइब्रोमो इथेन हो गया ये कंपाउंड। तो यही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विसिनल डायहालाइड को आपको किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन डी में देखिए यही एग्जांपल दिया गया है, डाइब्रोमो इथेन 1,2 यानी डिफरेंट कार्बन पर हालाइड ग्रुप अटैच हो तो वो होता है आपका विसिनल डायहालाइड। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट स्ट्रॉन्ग लिगैंड। तो हमें बताना है दी गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन स्ट्रॉन्ग लिगैंड नहीं है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है
और ये क्वेश्चन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर बेस्ड है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका एनसीईआरटी का हमने स्क्रीनशॉट लिया है जो बताता है लिगैंड स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लिगैंड है ये काफी स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है, देन साइनाइड आयन, देन उसके बाद इथिलीन डाइअमाइड, देन अमोनिया, देन EDTA, देन NCS, देन H2O। तो इस वे में आप देखिए फिर आता है HCN, BRN, सबसे लास्ट जो लिगैंड है वीक लिगैंड हो जाएगा आयोडीन। तो ये एक ऑर्डर है स्ट्रॉन्ग से वीक लिगैंड्स का। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं वो देखिए, तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो है CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो नहीं होगा। देन उसके बाद साइनाइड है तो ये भी नहीं होगा। देन उसके बाद देखिए अमोनिया, अमोनिया भी नहीं होगा। तो बचा आपका H2O। तो H2O देखिए यहाँ पर है, तो इसीलिए H2O जो है ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Ziegler-Natta catalyst is TiCl4 dissolvent। तो देखिए Ziegler-Natta catalyst जिसको TiCl4 कहते हैं, TiCl4 ट्राइथिल एल्यूमिनियम में ही डिसॉल्व होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब ट्राइथिल एल्यूमिनियम ये क्या होता है? तो ट्राइथिल एल्यूमिनियम जो है ये को कैटलिस्ट होता है Ziegler-Natta कैटलिस्ट का, जो कि यूज करा जाता है इथीन पॉलीमराइजेशन के लिए। अब देखिए जो ट्राइथिल एल्यूमिनियम जो कि हमने कहा अभी को कैटलिस्ट होता है Ziegler-Natta कैटलिस्ट का, ये जो है ये मेटल हैलाइड के एक्टिव साइट्स पर अटैक करता है। लेकिन ये जो इथीन होता है आपका यहाँ पर इथीन मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट नहीं कर पाता है, रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो ये जो है ट्राइथिल एल्यूमिनियम ये आपका फॉर्म करता है पॉली इथिलीन कंपाउंड। ठीक है, तो फॉर दिस क्वेश्चन योर ऑप्शन इज द राइट आंसर, ट्राइथिल एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस इज इन FM। तो इस क्वेश्चन में हमें एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस का रेडियस फाइंड आउट करना है। तो एल्यूमिनियम है, देन एल्यूमिनियम का ये न्यूक्लियस है, एंड देन उसके अराउंड आपके एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस का रेडियस है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू R0 A⁻⁴। तो यहाँ पर देखिए R क्या हो जाएगा आपका, R इज इक्वल्स टू R0। A है, A क्या होता है आपका, ये होता है मास नंबर। अब देखिए एल्यूमिनियम में ये हमें दिया गया है मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों भी। तो देखिए ये जो ऊपर होगा सुपरस्क्रिप्ट में जो होता है ये होता है आपका मास नंबर, एंड सबस्क्रिप्ट में जो होता है ये होता है आपका एटॉमिक नंबर, जिसे Z से डिनोट करा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, मास नंबर को A से डिनोट करा जाता है। मास नंबर है 27⁻⁴। अब देखिए R इज इक्वल्स टू R0, 27 जो है ये अगर 1/3 को हम करें तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। तो 27 किस नंबर का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। अब यहाँ पर आपको R0 की जो वैल्यू होती है वो पुट करना है। तो R0 की जो ये कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये R0 की वैल्यू होती है। अब देखिए इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो R इज इक्वल्स टू R0 में 1.2 ये 10⁻⁻15 जो होता है ये फेम्टो होता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली 3 लिख दीजिए और FM कर दीजिए इसको। तो 1.2 इंटू 3 होता है 3.6 FM फेम्टोमीटर। तो R आपकी रेडियस की वैल्यू यहाँ पर आ गई। So for this question, option C is the right answer. Next, which one of the following alkyl halide will undergo S1 reaction most rapidly? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा अल्काइल हैलाइड ऐसा है जो SN1 रिएक्शन में जल्दी से पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमें सारे जो अल्काइल हैलाइड्स दिए गए हैं उनमें से यहाँ पर ऑप्शन डी में जो है CH3 थ्राइस CI, ये I है, ये आयोडीन है आपका। ठीक है, आयोडाइड है ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। I जो है यहाँ पर ये आयोडाइड है। अब यहाँ पर देखिए SN1 रिएक्शन में, जैसा कि आप सभी को पता है SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, और जो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है ये टर्शियरी कार्बन पर होता है। ठीक है, क्लियर एवरीवन यहाँ पर। तो ये किस तरीके से होगा, टर्शियरी कार्बन पर
ये कार्बोकैटायन, और यहाँ पर आपका हैलाइड जो है ये अटैक करता है, तो यहाँ पर आयोडीन अटैक करेगा। तो आयोडीन जो है जल्दी से इसीलिए अटैक करेगा यहाँ पर क्योंकि आयोडीन एंड कार्बन के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा है आयोडीन एंड कार्बन में, तो इसीलिए वो जल्दी से बॉन्ड लूज कर लेगा और यहाँ पर अटैक कर लेगा कार्बोकैटायन पर, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, the relation between the edges of the cube A and radius R of atom for BCC is। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सॉलिड स्टेट का चैप्टर का ये क्वेश्चन है जिसमें हमें बीसीसी स्ट्रक्चर में हमें बताना है ए और आर में किस तरीके से रिलेशन होता है। यहाँ पर ए होते हैं क्यूब के एजेस एंड आर होता है रेडियस। अब बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए बीसीसी में क्या होता है, जो क्यूब होता है आपका, क्यूब में कॉर्नर्स पर यहाँ पर आपके कॉर्नर्स पर ये सेंटर्स दो कॉर्नर्स पर होंगे और बीच में आपका एक फेस सेंटर होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर यहाँ का आर और यहाँ का आधा आर, तो आर आर हो जाएगा और ये जो सर्कल है इसका आर और इसका आर मिला के 2r हो जाएगा। टोटल कितने आर हो गए, ये हो गए आपके 4r, ठीक है। अब और ये जो एजेस होते हैं इनके, ये जो एजेस होंगे, ये एजेस, ये सारे एजेस होते हैं क्यूब के जो कि बीसीसी के लिए रूट 3a होते हैं, ठीक है। अब r और a में हमें रिलेशन बताना है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4r बाय रूट 3। तो ये ऑप्शन हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द मेन केमिकल कंपाउंड ऑफ डेटॉल आर। डेटॉल के हमें केमिकल कंपाउंड इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब डेटॉल क्या होता है, डेटॉल देखिए एंटीसेप्टिक लिक्विड होता है, एक तरीके का डिसइंफेक्टेंट होता है जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज करा जाता है। अब डेटॉल के जो केमिकल कंपाउंड होते हैं वो होता है टर्पेनॉल एंड क्लोरोऑक्सिल इनॉल। तो इनका केमिकल कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिखता है, देखिए क्लोरोऑक्सिल इनॉल का कुछ इस तरीके से देखा एंड टर्पेनॉल का कुछ इस तरीके से दिखता है, तो ये है इनके केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, एसिड्स जो होते हैं, एसिड्स किसे कहेंगे, जो H+ डोनर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड है यहाँ पर ये है HI किस तरीके से होगा, HI जो है ये H+ एंड I- फॉर्म में ये स्प्लिट होता है, इस तरीके से इनके आयंस बनते हैं और यहाँ पर ये H+ है, ये डोनर बन जाता है, तो इसीलिए इन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। और इनके ऑर्डर भी आपको याद रखना है, HI जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, देन HBr होता है, देन HCl होता है एंड देन HF होता है। तो ये होती है इनके एसिड्स की स्ट्रेंथ, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बायसिंग ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज। तो इस क्वेश्चन में हमें एक पिक्चर दी गई है, एक फिगर दी गई है, हमें बताना है इसमें ये कौन से टाइप का डायोड है, क्या ये फॉरवर्ड बायसिंग है या फिर ये रिवर्स बायसिंग है, ये हमें बताना है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सेमीकंडक्टर का चैप्टर है। डायोड जो होता है ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। अब डायोड आपका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये जो डायोड का पार्ट होता है ये पॉजिटिव होता है, पार्ट पॉजिटिव एंड होता है, और ये जो स्मॉल पार्ट होता है नेगेटिव एंड होता है ये, ठीक है। यानी इस पिक्चर में ये जो पार्ट है ये नेगेटिव है एंड ये जो पार्ट होता है ये होता है आपका पॉजिटिव एंड। अगर अब देखिए इस डायोड में देखिए आप, अगर आपका पॉजिटिव एंड ये एंड आपका अगर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव पोटेंशियल या फिर पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो बैटरी के, तो इस केस में अगर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो और नेगेटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल या फिर नेगेटिव पोटेंशियल से जुड़ा हो बैटरी के, तो इस टाइप के जो डायोड होते हैं, तो इस टाइप के डायोड को हम कहेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। अगर देखिए ये पिक्चर में देखिए नेगेटिव एंड जो है यहाँ पर देखिए बैटरी के
पॉजिटिव एंड से पॉजिटिव पोटेंशियल या फिर पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, और पॉजिटिव यहाँ पर जो पॉजिटिव एंड है ये नेगेटिव टर्मिनल से, क्योंकि ये देखिए ये प्लस है, इससे कम होगा, ये इसका मतलब होता है ये क्या है, अर्थ है, अर्थ में 0 पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव से जुड़ा है और नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, तो इस टाइप के डायोड को हम कहते हैं रिवर्स बायसिंग डायोड। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड प्रोड्यूसेस। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी प्रोड्यूस करेगा, ये हमें बताना है। अब देखिए कोई चार्ज पार्टिकल है Q, तो चार्ज पार्टिकल जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए एक वर्ड है, इस पर ध्यान देना है आपको, बस वर्डिंग पर आपको फोकस करना है, तो आपका इजीली आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर दिया है चार्ज पार्टिकल जो है ये मूव कर रहा है, मूविंग कर रहा है, मूव है विद अ कांस्टेंट स्पीड, मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। तो जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो ये चार्ज पार्टिकल जो पूछ रहा है हमें क्वेश्चन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी प्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड टू स्टेरिलाइज द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज करा जाता है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है यूवी लाइट यानी अल्ट्रावायलेट लाइट। तो देखिए जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, एंडोस्कोपिक्स, तो इन इंस्ट्रूमेंट का स्टेरिलाइज करने के लिए यूवी रेडिएशन का यूज करा जाता है, और साथ ही साथ हॉस्पिटल्स में सर्फेसेस को स्टेरिलाइज करने, एयर, वाटर, लेबोरेटरीज में और फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज में यूवी रेडिएशन का यूज करा जाता है इनको स्टेरिलाइज करने में। तो इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन C here is the right answer. Next, the angular momentum of an excited hydrogen atom is 2h upon 2 pi. As per Bohr's theory, its energy will be. तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, पहले ये देखिए। इस क्वेश्चन में आपको एंगुलर मोमेंटम दिया गया है हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम आपको जो दिया गया है उसकी वैल्यू है 2h अपॉन 2 पाई, ठीक है, ये आपको दिया गया है। अभी यहाँ पर आपको एनर्जी फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी। अब देखिए यहाँ पर जो एटम यूज करा गया है वो हाइड्रोजन एटम है। आप सभी को पता है हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके आसपास ऑर्बिट में अराउंड इसके इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो घूम रहा है आसपास। अब देखिए यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम, आप सभी को पता है एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, बट अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम होता है nh अपॉन 2 पाई। अब देखिए यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम दिया गया है, यहाँ पर आपको n की वैल्यू दी गई है। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को रिलेट करें तो यहाँ पर n की वैल्यू इन्होंने 2 दी गई है, तो मतलब n क्या शो कर रहा है यहाँ पर कि आपका इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। h होता है यहाँ पर आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 आपका कांस्टेंट होता है और पाई भी आपका एक तरीके से कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर mvr इज इक्वल्स टू n की वैल्यू पुट कर दीजिए 2h अपॉन 2 पाई। तो ये इक्वेशन को 1 इक्वेशन लिख दीजिए, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है हमें और बाद में भी इसका यूज आएगा। अब देखिए यहाँ पर एनर्जी पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 z² अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर z होता है एटॉमिक नंबर और n होता है कि जैसा हमने अभी कहा कि आपका इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। देन यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए -13.6, जैसे कि क्वेश्चन में हमें हाइड्रोजन एटम दिया गया है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटू 1 स्क्वायर अपॉन n की वैल्यू 2 है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो -13.6, 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 2 स्क्वायर होता है 4, तो इधर यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। तो इसको आप सब्स्टिट्यूट करिए तो आपका आंसर आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपकी एनर्जी है। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखिए किस ऑप्शन में ये करेक्ट किस ऑप्शन में ये करेक्ट आपको वैल्यू दिख रही है। तो ये ऑप्शन बी में दिया गया है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, induced EMF in electromagnetic induction depends only on। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछ रहा है जो EMF है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो यहाँ पर वो किस चीज पर डिपेंड करता है। अब देखिए EMF जो है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, EMF जिसे हम वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है, तो V इंड्यूस जो होता है इज इक्वल्स टू -d∅/dt होता है। तो यहाँ पर फाई होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, फाई होता है मैग्नेटिक फ्लक्स और टी होता है यहाँ पर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है या फिर आप ये भी कह सकते हो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है इन अ सर्किट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दी सर्किट। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर जिससे टाइम चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, the magnetic field due to an infinitely long current carrying straight conductor at distance r is b. What will be the magnetic field at a distance 2r/3 if current keeps constant? अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मैग्नेटिज्म चैप्टर से क्वेश्चन आपका लिया गया है। अब यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, एक लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, यहाँ पर करंट पास हो रहा है एट ए डिस्टेंस r, एक डिस्टेंस दिया है r, एट डिस्टेंस r मैग्नेटिक फील्ड दी गई हमें b दी गई है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम टू पार्ट्स में सॉल्व करते हैं, एक ये पार्ट हो गया और सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में हम बता रहा है कि करंट कैरिंग लॉन्ग आपके स्ट्रेट कंडक्टर है, एक r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड b है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है b इज इक्वल्स टू μI/2πr, ठीक है, ये इक्वेशन 1 दे दीजिए आप इसे। तो यहाँ पर म्यू जो है ये आपका कांस्टेंट होता है, I करंट होता है, 2π कांस्टेंट होगा और r आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में देखिए, तो सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड यानी बी हमें फाइंड आउट करना है एट ए डिस्टेंस 2r/3, यानी यहाँ पर हमें r की वैल्यू दी गई है इफ करंट कीप्स कांस्टेंट, ठीक है। तो यानी सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन में यानी अभी हम बी न्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो देखिए बी न्यू हो जाएगा आपका μ0/I 2π, यहाँ पर देखिए r की वैल्यू हमें दी गई है डिस्टेंस 2r/3, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आप यहाँ पर आपका आ जाएगा ui, ये 3 ऊपर चले जाएगा, अगर आप इस टर्म को सॉल्व करोगे तो ये 3 आपका ऊपर चले जाएगा, तो आ जाएगा 2π/2r हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो टर्म पता है, आप इक्वेशन 1 से इस इक्वेशन को रिलेट करिए, ठीक है, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 से अगर रिलेट करोगे तो ui, 2π और r ये हमें इसकी वैल्यू पता है, क्या है, ये b है, ठीक है। तो आप देखिए एक इन टर्म्स को एक साथ लिखिए ui 2πr, ठीक है, μi 2πr को एक साइड कर लीजिए एंड 3/2 को अलग लीजिए। तो ये देखिए ये जो टर्म है ये हमें पता है इक्वेशन 1 से, ये क्या है, b है, तो इसीलिए जो b न्यू है आपका ये आ जाएगा b 3/2, ठीक है। तो अब देखिए ये किस ऑप्शन में आपको ये आंसर दिख रहा है, ये है आपका ऑप्शन बी में, तो इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेट चार्ज ऑफ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका इस सेमीकंडक्टर चैप्टर से लिया गया है। अब सेमीकंडक्टर्स में आपके 3 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक होता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है प्योर सेमीकंडक्टर और एक होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो देखिए प्योर जो आपका सेमीकंडक्टर होता है वो सिलिकॉन होता है, ठीक है, कार्बन फैमिली ग्रुप। अब अगर सिलिकॉन के लेफ्ट साइड जो ग्रुप देखे वो बोरॉन ग्रुप होता है, राइट साइड जो ग्रुप होता है ये आपका फास्फोरस होता है। अब अगर आपके सिलिकॉन में आपका अगर बोरॉन ऐड कर दे हम, ठीक है, बोरॉन डोप हम ऐड कर दे सिलिकॉन में हम अगर बोरॉन डोप ऐड कर दे तो उस केस में ये जो
टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनेगा, ये बनेगा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें जनरली होल्स होते हैं आपके, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका पॉजिटिव चार्ज में होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर सिलिकॉन में फॉस्फोरस हम डोप ऐड कर दें तो ये आपका हो जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब पी टाइप सेमीकंडक्टर कब होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कब होता है, आई होप कि आपको क्लियर हो जाए। अब पूछ रहा है नेट चार्ज क्या होता है सेमीकंडक्टर्स में। अब नेट चार्ज हम किस तरीके से निकालते हैं, देखिए सिलिकॉन जो है ये प्योर है, सिलिकॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी ये न्यूट्रल है। उसी तरीके से बोरॉन भी एक न्यूट्रल एटम है, उसी तरीके से फास्फोरस भी एक न्यूट्रल एटम है। अगर आप कोई न्यूट्रल एटम को अगर आप ऐड करो तो उस केस में न्यूट्रल न्यूट्रल 0 + 0 क्या हो जाएगा, आपका 0 ही आंसर आएगा। तो सेमीकंडक्टर्स में किसी भी टाइप का सेमीकंडक्टर हो, उनका जो नेट चार्ज है ये हमेशा 0 रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। तो देखिए यहाँ पर हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी गई है। अब देखिए 2 मीडियम होते हैं, डेंसर एंड रेयर। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका ये ऑप्टिक्स से लिया गया है, आपको पता होगा। तो ये देखिए 2 मीडियम हमने देखा, डेंसर रेयर, और ये हमारा एक नॉर्मल है। तो यहाँ से अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट पास करा तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये रेयर मीडियम है। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्रिटिकल एंगल के बारे में पूछा जा रहा है। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल वो होता है जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये 90 डिग्री हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अब देखिए यहाँ पर हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई जो होता है आई सी इज इक्वल टू सी इज क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये होता है 1/μ। ठीक है, 1/μ, यहाँ पर म्यू होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी गई है 2। तो ठीक है, तो यहाँ पर साइन आई सी हो गया 1/2। तो साइन हाफ कब होती है आपकी वैल्यू, साइन की हाफ जब साइन 30 हो। तो यहाँ पर साइन हाफ जब होती है, सॉरी साइन हाफ की वैल्यू साइन 30 पर हाफ होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल आएगा आपका ये 30 डिग्री आएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30। नेक्स्ट, total electric flux from unit positive charge placed in vacuum will be। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा गया है और चार्ज की वैल्यू दी गई है जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यानी 1 है। अब यहाँ पर ये जो एक चार्ज है इसको वैक्यूम में रखा गया है, यानी एक इनक्लोज सरफेस है, एक वैक्यूम है, वैक्यूम में चार्ज को प्लेस करा गया है। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये बात याद रखिएगा, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग गॉस लॉ क्या स्टेट करता है, फ्लक्स पासिंग थ्रू एनक्लोज सरफेस, ये आपका हो जाता है क्यू इनक्लोज्ड। ठीक है, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर क्यू यानी चार्ज की आपको वैल्यू दी गई है, जैसे हमने देखा यूनिट पॉजिटिव है यानी 1 है, तो यहाँ पर 1/* एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके फ्लक्स की वैल्यू या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू टोटल क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन ऊपर चले जाएगा तो ये एप्सिलॉन नॉट इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, if electric field and magnetic field vectors of an electromagnetic wave are E and B vector, the direction of propagation of electromagnetic wave is। तो देखिए इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात हो रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड E दी गई है और मैग्नेटिक फील्ड ये B दी गई है, E वेक्टर एंड B वेक्टर दिया गया है। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में E वेक्टर और B वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है ये E क्रॉस B के अलोंग इनका प्रोपोगेशन होगा, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन अलोंग E क्रॉस B होगा। और खास बात यहाँ पर ये है E क्रॉस B एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये तीनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलोंग E वेक्टर E क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट, Which one of the following is not a male accessory glad? तो हमें
कुछ ग्लैंड्स दिए गए हैं, हमें बताना है इन सब में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है एम्प्यूला, ये आपका मेल एक्सेसरी ग्लैंड नहीं है, ये आपका फीमेल एक्सेसरी ग्लैंड है और ये जो है ये ओविडक्ट का एक पार्ट होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम्प्यूला। नेक्स्ट, if a butterfly has chromosome number 360 in its meiocyte 2n, what will be the chromosome number in its gametes? ठीक है, तो बटरफ्लाई का क्रोमोसोम नंबर जो है 360 है और इट्स मियोसाइट जो है ये 2n है। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है 2n is equals to 360। तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 360/2, तो n is equals to 180। ठीक है, तो यहाँ पर जो गैमेट्स है, गैमेट्स यहाँ पर हो जाएंगे 180। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, Which of the following is post-fertilization event in flowering plants? So हमें बताना है flowering plants में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है दिए गए ऑप्शन में से। तो देखिए यहाँ पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजेशन वगैरह आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के प्रोसेस का एक पार्ट होते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट वो इवेंट होते हैं जो फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद अकर होते हैं। तो इसलिए इसे हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट में जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है ये होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलप्ड होता है और जिसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स इज। तो देखिए एड्स जो ये होती है डिजीज होती है, इसका ये किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो होता है ये एडवांस स्टेज होता है HIV इन्फेक्शन का। तो ये आपका एड्स जो है ये सेक्सुअल इंटरकोर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड प्लेसेंटल ट्रांसफर की वजह से होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों भी ऑप्शंस की वजह से एड्स जो है ट्रांसमिट होता है, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसेस आर। तो ग्रीन हाउस क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से हमारे ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज पर काफी अफेक्ट हो रहा है। और जो गैसेस होती है ग्रीन हाउस गैसेस वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट,